और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को आज मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार लेने के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव आज दिल्ली जाएंगे और इस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रपति भवन में शाम करीब 5 बजे से होगा। पद्म विभूषण पुरस्कार कार्यक्रम का ये दूसरा चरण है और इस पुरस्कार को लेने के लिए अखिलेश यादव आज लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। राष्ट्रपति भवन में शाम 5 बजे ये कार्यक्रम होने वाला। सपा के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश की जनसभा में मिले मुलायम कांशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम का नारा लगाना भारी पड़ गया। रायबरेली में उनके खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी का केस दर्ज करवाया गया और ये मुकदमा हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता मारू त्रिपाठी की तहरीर पर लिखा गया। स्वामी प्रसाद मौर्य पर आरोप है कि उन्होंने अखिलेश यादव की जनसभा में भगवान श्री राम पर अशोभनीय टिप्पणी की है। कोतवाली नगर में हिंदू युवा वाहिनी के मारू त्रिपाठी के द्वारा एक तहरीर दी गई थी, जिसमें एक जनसभा के दौरान भाषण देने के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया गया। उस तहरीर के आधार पर कोतवाली नगर में मुकदमा अपराध संख्या 202/23 धारा 295 पंजीकृत किया गया है, जिसकी विवेचना की जा रही है। और अब बात अतीक अहमद की, जिस पर अभी और बुरे दिन शुरू होने वाले हैं, क्योंकि अतीक को अब गुजरात की साबरमती जेल से निकालकर दिल्ली की तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया जाएगा। गोपनीय जांच के आधार पर अतीक की जेल बदलने की तैयारी हो रही है। प्रयागराज के सरकारी अमले ने यूपी सरकार को ये गोपनीय रिपोर्ट भेजी है और इसी रिपोर्ट के आधार पर यूपी सरकार बहुत ही जल्द सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट से अतीक अहमद की जेल बदले जाने और उसे दिल्ली की तिहाड़ जेल शिफ्ट किए जाने की अनुमति भी मांगी जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है योगी सरकार। सूत्रों के हवाले से ये पूरी खबर है। जल्द ही अतीक अहमद की जेल बदली जा सकती है। गुजरात की साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक को बहुत जल्द चुभने वाली खबर मिलने वाली है। साबरमती की जेल में खौफ का साम्राज्य चलाने वाले अतीक को बड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल बहुत जल्द अतीक का जेल वाला खेल खत्म होने वाला है, क्योंकि अब दिल्ली की तिहाड़ जेल अतीक का नया ठिकाना होगी। अतीक ने साबरमती जेल में रहते हुए क्या क्या कांड किए और कैसे सिस्टम को ठेंगा दिखाया, वो धीरे धीरे बेनकाब हो चुका है। गोपनीय जांच के आधार पर अतीक की जेल बदलने की तैयारी हो रही है। प्रयागराज के सरकारी अमले ने यूपी सरकार को गोपनीय रिपोर्ट भेजी है। इस रिपोर्ट में अतीक अहमद की जेल बदलवाने की सिफारिश की गई है। इस रिपोर्ट के आधार पर यूपी सरकार अब जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट से अतीक को तिहाड़ जेल शिफ्ट किए जाने की इजाजत मांगी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही माफिया अतीक अहमद को प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल से गुजरात की साबरमती जेल भेजा गया था। 3 जून 2019 को अतीक अहमद को प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल से साबरमती जेल में शिफ्ट किया गया था। दरअसल उमेश पाल शूटआउट केस के बाद साबरमती जेल में अतीक अहमद की गतिविधियों को लेकर एबीपी गंगा ने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाई थी, जिसमें साबरमती जेल को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे। इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया था कि अतीक अहमद साबरमती जेल में 3 मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता है। जेल में रोजाना उसका दरबार सजता है। प्रयागराज और दूसरी जगहों से आने वाले ज्यादातर लोगों को बिना लिखा पढ़ी और एंट्री के ही जेल जाने की छूट होती है। बाहर से आने वाले तमाम लोगों के रहने, खाने, नहाने, धोने की व्यवस्था जेल में ही की जाती थी। मतलब अतीक अहमद ने साबरमती जेल को होटल और धर्मशाला में तब्दील कर रखा था। इधर अतीक अहमद पर बड़ा शिकंजा कसने की तैयारी है, तो उधर यूपी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। बरेली और बांदा के साथ साथ नैनी जेल के अधीक्षक सस्पेंड कर दिए गए हैं। सोमवार शाम को सीएम ने जेल मंत्री, डीजी जेल और जेल विभाग के सचिव के साथ बैठक की थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। सबसे खास बात बांदा जेल की है, जहां पर मुख्तार अंसारी बंद है। मुख्तार अंसारी को तमाम सुविधाएं देने की बात सामने आ रही थी, जिसके बाद शासन ने कार्रवाई की। इसके अलावा बरेली जेल में माफिया डॉन अतीक अहमद का भाई अशरफ बंद है। बीते दिनों उमेश पाल की हत्या के बाद जब जेलों की जांच हुई तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। ये पता चला कि बरेली जेल में अशरफ का राज चलता था और वहां जेल के अधिकारियों की मिली भगत से वो तमाम अपराधों को अंजाम दे रहा था।
उमेश पाल की हत्या की साजिश भी बरेली जेल से ही अशरफ और साबरमती जेल से अतीक ने मिलकर रची थी। वहां बरेली जेल में अशरफ को तमाम सुविधाएं दी जा रही थी। ये बताया जा रहा था कि उससे मुलाकात करने वाले लोग एक ही पर्ची पर आते थे, कई लोग मिलते थे। सरकार को यह फैसला इस वजह से भी लेना पड़ा क्योंकि यूपी की जेलों में माफिया राज खत्म करने के तमाम दावे तब हवा हवाई साबित हो गए जब जेल में बंद माफियाओं ने जेल के भीतर और बाहर वारदात कर सरकार को सीधी चुनौती देनी शुरू कर दी, फिर चाहे वो अतीक अहमद की धमक हो या फिर अब्बास अंसारी वाला कांड। जेल विभाग में डीआईजी, एसपी के साथ ही जेलर, डिप्टी जेलर, हेड वार्डर और वार्डर के पदों में काफ़ी कमी है। इन कमी की वजह से जेल की तमाम व्यवस्थाएं तो प्रभावित होती ही हैं, माफियाओं और अपराधियों की निगरानी का काम भी मुश्किल हो जाता है। जेल में बंद माफिया और अपराधी इसी कमी का फायदा उठाते हैं और अपनी मनमानी जेल में चलाते रहते हैं। ये सब लोग जानते हैं कि मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद ने बीते दिनों जेलों में अपनी धमक एक बार फिर दिखाई। बागपत जेल में गैंग वॉर के दौरान मुख्तार अंसारी के शूटर कुख्यात मुन्ना बजरंगी की हत्या हुई। चित्रकूट जेल में गैंग वॉर के दौरान मुख्तार के शूटर समेत 3 लोगों को गोलियों से भून दिया गया। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी ने अपने रसूख का इस्तेमाल कर चित्रकूट जेल में बंद बेटे अब्बास अंसारी को तमाम ऐशो आराम और सुविधाएं दिलवाई। यही नहीं, अब्बास और उसकी पत्नी निकहत अंसारी की लंबे समय तक जेल कैदियों के कमरों में निजी मुलाकातें करवाता रहा। दूसरी तरफ देवरिया जेल में लखनऊ के कारोबारी को किडनैप कर पीटने और रंगदारी मांगने के मामले में आरोपी अतीक अहमद भी साबरमती जेल में अपना रंग दिखाता रहा। बरेली जेल में बंद अशरफ ने राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की हत्या की पूरी जमीन तैयार की। बरेली जेल में उमेश पाल हत्याकांड के शूटर गुड्डू मुस्लिम समेत तमाम अपराधी उससे खुलेआम मुलाकातें करते रहे। बरेली जेल से साबरमती जेल में बंद अतीक से मोबाइल फोन पर धड़ल्ले से बातचीत होती रही। इतना सब कुछ होता रहा और जेल के अधिकारियों को भनक तक नहीं लगी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आज आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के लिए अहम दिन है। उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से विधायकी वापस मिल सकती है। उपचुनाव के ऐलान के बीच आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 15 साल पुराने मामले में दोषी ठहराए जाने और 2 साल कैद की सजा सुनाए जाने के बाद अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द कर दी गई थी और इसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में मांग की गई फैसले पर रोक लगाई जाए। स्वार विधानसभा सीट पर 10 मई को मतदान होना है और 13 मई को परिणाम आएंगे। आजम का दर्द इजहार, लोकतंत्र के जरिए प्रहार। आजम के आंसू स्वार में जीत दिला पाएंगे धांसू। क्या आजम खान के सब्र का बांध टूट गया है? क्या सहने की हिम्मत ने जवाब दे दिया है? क्योंकि जो आजम खान अपनी और अपने बेटे की विधायकी जाने पर एक शब्द नहीं बोले, वो आजम खान अब सोशल मीडिया पर इमोशनल गुहार लगा रहे हैं। मैं खिदमत तो नहीं कहता, एक कोशिश है। एक यूनिवर्सिटी बनाई है, स्कूल बनाए हैं। ये बात भी सही है कि उसके साथ बहुत ही नाजेबा सलूक हो रहा है और हम कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। हमें तो अपनी क़ुव्वत बर्दाश्त पर कभी कभी हैरत भी होती है कि हम हड्डी गोश्त के बने हुए इंसान हैं भी या नहीं हैं। कोई पत्थर की पहाड़ी तो नहीं है, कोई फौलाद का दरिया तो नहीं है जो बहता है लेकिन फौलादी ताकत से। आजम ने खुद पर हो रही कार्रवाई के खिलाफ और मौजूदा समय के लोकतंत्र पर सवाल उठाया और हमला बोलते हुए यहाँ तक कह दिया कि आने वाला कल भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की आलोचना करेगा। अंगारा हमारे सर पर रखा जाता है तो उसकी तपिश भी महसूस होती है, लेकिन ये सब कुछ बर्दाश्त करते हैं इसलिए कि हमने जो अपने आप से अहद लिया है, मेरे अपनों ने, मेरे अहबाब ने जो अहद लिया है, जो हमारे साथ जेलों में रहे, आज भी हैं, जिन्होंने सख्तियाँ सही, आज भी सख्तियाँ सह रहे हैं, जो बर्बाद कर दिए गए लेकिन उन्होंने शिकायत का मौका नहीं दिया। समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान ने एक वीडियो संदेश जारी कर लोकतंत्र पर सवाल उठाए हैं। आजम खान ने कहा कि आने वाला कल भारतीय लोकतंत्र की आलोचना करेगा। आजम खान ने इसके साथ ही रामपुर के लोगों से भावुक अपील भी की है और अपनी जौहर यूनिवर्सिटी में अधिक से अधिक छात्रों के दाखिले कराने की अपील करी है।
स्वार में विधानसभा उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हुआ है, उसके बाद आजम खान का ये वीडियो संदेश सामने आया है। गौरतलब है कि आजम खान की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। एक तरफ मुकदमों की मार है तो 9 साल तक चुनाव न लड़ पाने की टीस। यही हाल आजम के बेटे अब्दुल्ला का भी है, जिनकी 3 साल में दूसरी बार न सिर्फ विधायकी जा चुकी है बल्कि 8 साल तक चुनाव लड़ने पर ब्रेक लग गया है। लेकिन आजम का ये वीडियो ऐसे समय पर आया जब रामपुर की स्वार सीट फिर से एक बार चुनाव की कसौटी पर खड़ी है, जहां 10 मई को उपचुनाव होने हैं। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या आजम खान स्वार में सपा को जीत दिला पाएंगे? क्योंकि इससे पहले 2 बार रामपुर में उपचुनाव हो चुका है, दोनों ही बार आजम की रणनीति फेल नजर आई। ऐसे में सवाल बड़ा है, क्या आजम अपने आंसुओं को हथियार बनाकर अपनी खोई हुई जमीन को फिर से पाना चाहते हैं? क्योंकि अगर आजम ने स्वार में कोई कमाल नहीं किया तो सच में उनकी राजनीति पर बड़े सवाल खड़े हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने खुद को प्रदेश का सबसे बड़ा गुंडा बताया और कहा कि सबसे बड़े गुंडे मुझे सलाम करते हैं। और इसके साथ ही उन्होंने पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वो तीसरे मोर्चे में ऐसे लोगों को शामिल कर रहे हैं जो भाजपा को जिताने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। ममता बनर्जी, केसीआर और लालू यूपी में आकर कितना वोट दिला पाएंगे? ये लोग भाजपा को जिताने के लिए तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज 14 विपक्षी पार्टियों की याचिका पर सुनवाई होगी। इन पार्टियों ने जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। इन 14 विपक्षी पार्टियों में यूपी की समाजवादी पार्टी भी शामिल है। 14 विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि सीबीआई और ईडी के जरिए लगातार विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट गिरफ्तारी और जमानत पर दिशा निर्देश तय करे। याचिका दाखिल करने वाली पार्टियों में कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी और आप भी शामिल है। किसान मजदूर संगठनों का आज बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। सुबह करीब 10 बजे दिल्ली के रामलीला मैदान में लेफ्ट पार्टियों के बैनर तले किसान और मजदूर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करेंगे और इस प्रदर्शन को मजदूर किसान संघर्ष रैली नाम दे रहे हैं। इसमें सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, ऑल इंडिया किसान सभा और ऑल इंडिया एग्रीकल्चर वर्कर्स यूनियन से जुड़े तमाम किसान और मजदूर शामिल होंगे और इनकी मांगों में न्यूनतम भत्ते, ठेकेदारी प्रथा खत्म करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाने और किसानों के लिए केंद्र से कर्ज माफी के लिए साथ साथ 60 साल की ज्यादा उम्र के किसानों के लिए पेंशन की मांग शामिल है। सीएम योगी मिशन रोजगार के तहत चयनित युवाओं को आज नियुक्ति पत्र देंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से कई पदों पर चयनित 795 युवाओं को आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपॉइंटमेंट लेटर देंगे और सुबह करीब 11 बजे लखनऊ में नियुक्ति पत्र वितरण का ये कार्यक्रम होने वाला है। तो अहम कार्यक्रम ये होने वाला है। सुबह 11 बजे लखनऊ में नियुक्ति पत्र वितरण होगा, जो कि सीएम योगी खुद ये पत्र छात्रों को बांटने वाले हैं। 795 युवाओं को आज ये पत्र सौंपने वाले हैं सीएम योगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से कई पदों पर चयनित 795 युवाओं को आज ये पत्र बांटा जाएगा। गाजीपुर के बिरनो ब्लॉक में बनी एक सड़क इतनी मजबूत है कि एक ठोकर से उखड़ गई। इसका वीडियो वायरल हुआ तो रातों रात सही करवाने की कोशिश हुई और इस रोड को पीडब्ल्यूडी विभाग बनवा रहा है, लेकिन ग्रामीण सड़क पर अपने पैर से ठोकर मारकर सच्चाई सामने ला रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर जोर से बारिश हो जाए तो ये सड़क कहां चली गई पता भी नहीं चलेगा। हम आपके सामने ये जो रोड बनी हुई है निम्न क्वालिटी के द्वारा बनी है, जिसमें विभाग पूर्ण रूप से संलिप्त है, जिसके कारण यह स्थिति है कि एक भी बरसात ये झेल नहीं पाएगी, जिसके कारण आवागमन में सबसे बड़ी समस्या होगी। हम लोग को रोज आना जाना है, जिसके कारण हम लोग एक दिन की घटना मैंने बताया ना कि गिर गए थे हम लोग इसी रोड पे, तो कंप्लेन भी किया गया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली दौरे के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की और इस दौरान उत्तराखंड में रेल टनल नेटवर्क को लेकर बातचीत हुई। मुख्यमंत्री धामी ने रेल मंत्री से पूर्णागिरी मेले के लिए देश से बाकी हिस्सों से रेल सेवा शुरू करने का आग्रह किया। उधर टनकपुर देहरादून के बीच जन शताब्दी रेल सेवा और दिल्ली रामनगर के बीच शताब्दी सेवा को लेकर भी बातचीत हुई। तो वहीं रामनगर हरिद्वार देहरादून रेल सेवा के संचालन की भी लेकर मांग रखी गई है। उधर मुख्यमंत्री धामी ने देहरादून के सहारनपुर के लिए मोहंड होते हुए
टनल आधारित रेल लाइन परियोजना का परीक्षण किए जाने का भी आग्रह किया। हरिद्वार और देहरादून के लिए नई रेल सेवा की भी बात हुई है, उस पर भी उन्होंने आश्वस्त किया है कि नहीं, क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से रामनगर एक बड़ा सेंटर है और रामनगर आने वाले टूरिस्ट हरिद्वार माँ गंगा के भी दर्शन करें, देहरादून भी आए, राजधानी है, तो उसके लिए भी एक बात हुई है। इसके अलावा एक ट्रेन जो बाबा विश्वनाथ की धरती से, काशी से हरिद्वार के लिए भी माँ गंगा के इस स्थान से लेकर माँ गंगा के उस स्थान तक के लिए भी मैंने उनको बात की। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि वंदे भारत एक्सप्रेस का जो भी फिजिबिलिटी जहाँ से ठीक बन पाएगी, उसका जो क्राइटेरिया होगा उसमें बनाया जाएगा। और अगली खबर देहरादून से है। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने मंत्रियों पर सवाल उठाए हैं। धामी सरकार के मंत्रियों पर ये सवाल उठाए गए। धामी सरकार के मंत्री ग्राम प्रधान बनने के लायक नहीं है, हरक सिंह ये बोलते हुए नजर आए। तो पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने मंत्रियों पर सवाल उठाए हैं और ये धामी सरकार के मंत्री हैं जिन पर सवाल उठाए गए। वो बोलते हुए नजर आए कि प्रदेश सरकार के मंत्री ग्राम प्रधान बनने के भी लायक नहीं है। आप खुद अंदाजा लगा लो कि सुलझे हुए या अनुभवी लोग मंत्री थे। आप विजय भावना की सरकार में मंत्रिमंडल देखोगे तो मैं था, आप देखोगे इंदिरा हृदय थी, इस पर आ रहे थे, अब सुरेंद्र सिंह नेगी थे, नौप्रभात तो शायद नहीं थे, लेकिन अगर आप देखोगे तो सुलझे हुए लोग थे। अब आज का मंत्रिमंडल देख लो, मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ किसी पे, दुर्भाग्य में छोटी बात हो जाएगी और ये हमारे प्रदेश का अपमान है। लेकिन अगर सही मायने में, मैं किसी एक मंत्री के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर मुझको अगर चयन करना होता तो कोई ग्राम प्रधान बनाने की क्षमताएं नहीं है। कुछ लोगों की क्षमताएं ग्राम प्रधान के योग्य नहीं। ऐसे मंत्री हैं, उनको कहोगे प्राइमरी स्कूल का टीचर की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उनको नहीं पता होगा कि पीटीसी है या क्या होनी चाहिए। उनको कहो एलटी क्या हुआ, उनको कहो लेक्चरर इंटर कॉलेज को इंटर पढ़ाने वाले टीचर को क्या कहेंगे, एलटी कहेंगे या प्राइमरी के टीचर कहेंगे या लेक्चरर कहेंगे, उनको नहीं पता होगा। उनको कहो पीएस क्या है, वो कहेंगे पीएस क्या हुआ। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त लहजे में कहा कि देवभूमि के सनातन स्वरूप को बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि में जहां कहीं भी अवैध कब्जे होने हैं उन्हें हटा दिया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काफी काम हो गया है, कमेटी अंतिम मसौदे को तैयार करने में लगी हुई है। अवैध अतिक्रमण जहां भी होगा उसको हम सख्ती से हटाएंगे और हमने सभी को कह दिया है कि स्वतः ही जहाँ पर इस प्रकार की चीज़ है, जहाँ भी अवैध अतिक्रमण है उसको स्वयं हटा लें, अन्यथा कुछ दिनों के बाद तो सरकार हटाएगी, प्रशासन हटाएगा ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।